सैलरी हमारे घर में आती है लेकिन पता नहीं चलता कहाँ खर्च हो जाती है। मेरी कई सारी बहनों के कमेंट हैं कि हमारे हस्बैंड हर महीने सैलरी लेके आते हैं लेकिन हमारी सैलरी का पता नहीं चलता है कि वो कहाँ खर्च हो जाती है। तो आज की वीडियो में 3 पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। कहीं आप भी ये गलतियां तो नहीं कर रहे हैं, इस वजह से आपकी सैलरी का पता नहीं चल रहा है। अगर आप ये 3 पॉइंट को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके पैसे ज़रूर बचेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और आपके अपने चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है कि पैसे कैसे बचाएं। हमारी सैलरी हर महीने खर्च हो जाती है, उस सैलरी को कैसे बचाएं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमारे घर में जो तत्कालीन खरीदी होती है ना, उससे हमारा पैसा नहीं बचता है। अब ये तत्कालीन खरीदी क्या होती है मैं बताती हूँ। आपने देखा होगा कि हमें पैसा बचाना है तो हम पहले से बजट बनाते हैं और हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खर्चे हम लिखते हैं, उनको जो खर्च हमारे ज़रूरी हैं उनको हम करते हैं, जो गैर ज़रूरी हैं उनको हम कट कर देते हैं। तो ये होती है बजट प्लानिंग। बजट प्लानिंग से हम अपना बजट बनाते हैं, बनाते समय हम ये चीज़ नहीं सोचते समझते कि हम इसमें तत्कालीन खरीदी कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हम बजट बना रहे हैं तो बजट बनाते समय हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस करते हैं जो हमारी बेसिक नीड है। और वास्तविक कोई पैसा खर्च भी करेगा तो अपनी बेसिक नीड पर ही करेगा ना, फालतू के खर्चे तो हम नहीं करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में हो जाते हैं तो हमारा पैसा नहीं बचता है। अब यहाँ पर एक शिकायत ये होती है कि दीदी आपने बोला था कि बजट बना लो पैसा बचेगा, हमने तो बजट भी बना लिया, पैसा तो हमारा तो भी नहीं बच रहा है। लेकिन ये जो तत्कालीन खरीदी होती है ना, ये हमारे सारे बजट को मटिया मैट कर देती है। अब ये तत्कालीन खरीदी हम कैसे कर लेते हैं? हम लोग जानबूझकर नहीं करते हैं लेकिन हो जाती है। अब उस पर हमें कंट्रोल कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे, अगले पॉइंट में उसको कंट्रोल करना सीखेंगे। पहले मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। ये तत्कालीन खरीदी ऐसे होती है कि जैसे कभी हमें किसी चीज़ की नीड हुई और हमें लगा कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और आजकल आपको पता है कि परचेसिंग करना कितना ईजी हो गया है, एक क्लिक किया हमने और सारा सामान हमारे घर पर होता है। और हमें लगा, हमारे मूड को ऐसा लगा कि बस ये चीज़ हमें अभी परचेस कर लेनी चाहिए और हमने क्लिक किया और उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया या फिर हम पास वाले मार्केट से ले आए। फिर बाद में लेकिन उस चीज़ को हम जैसे 2-3 दिन हो गया और हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो लेकिन कहीं ना कहीं हमें रिग्रेट ज़रूर होता है कि मतलब ये चीज़ शायद हम नहीं खरीदते तो भी हमारा काम चल जाता, यदि हमने खरीद लिए तो हमारे पैसे चले गए हैं इसमें। बाद में हमें सिर्फ पछतावा होता है। तो बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले दिमाग लगाओ कि ये चीज़ मैं कितनी यूज़ करती हूँ, मुझे कितना चाहिए, कितनी नीड है इस चीज़ की, तो मुझे परचेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और इसको मैं परचेस करूँगी तो मैं कितने काम में ले सकती हूँ इस चीज़ को, और मेरा कहीं बजट तो नहीं बिगड़ जाएगा। पहले अपने मन में ये सारी चीज़ें डिसाइड करो और फिर भी उसके बाद आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो ही आप परचेस करिए। अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगी तो आपका दिमाग आपको खुद सिग्नल दे देगा 4 बार पूछने पर कि ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। तो तत्कालीन जब भी आपके दिमाग में कुछ आइडिया आए कि मुझे ये परचेस करना चाहिए, मुझे ये लेना चाहिए, तो उससे पहले आप 3 डे रूल लागू कर सकते हैं। अब ये 3 डे रूल लागू कैसे होता है वो मैं बता देती हूँ आपको। कि सबसे पहले आपको कोई चीज़ पसंद आ गई या फिर आपको लगता है कि मुझे इस चीज़ की नीड है, तो आप 3 दिन रुक जाइए। अगर 3 दिन लगातार आपको उस चीज़ की नीड हो रही है तो वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उसको परचेस कर ही लीजिए, ठीक है। जब आपको 3 दिन उसकी नीड नहीं हुई, जब 3 दिन आपका काम चल गया उस चीज़ के बिना, तो चौथे दिन आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये चीज़ मेरे लिए इतनी ज़रूरी
नहीं है। तो ऐसे करके आप जो है तत्कालीन खरीदी से बच सकते हैं। और ये तत्कालीन खरीदी जो होती है हमारा पैसा बर्बाद करवाती है। बजट बनाया है उसके बावजूद भी पैसा नहीं बच रहा है, तो आप सोचिए कि आप कहीं तत्कालीन खरीदी तो नहीं कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि हम क्या करते हैं कि अपनी लाइफ स्टाइल को एक हाई प्रोफाइल बनाने के लिए हम एक ऐसी जगह पर घर रेंट पर लेते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा किराया होता है। और हमने देखा है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। एक अच्छा घर ढूंढते हैं, एक अच्छी गाड़ी खरीदते हैं, चाहे हमें ईएमआई भरनी पड़ रही है या फिर हमारे पास किराया मतलब हम इतना दे रहे हैं लेकिन हमारी बेसिक नीड में पैसा कम पड़ रहा है। हम बेसिक नीड को नहीं देख रहे हैं लेकिन हम रेंट बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं। तो यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आपको इस चीज़ को मतलब बंद करना होगा। यदि आपके अंदर भी ऐसी आदत है, आपको लगता है कि एक बड़ा घर रेंट पर लेने से या फिर ज़्यादा रेंट पे करने से, एक अच्छी सोसाइटी में रहने से मेरा जो है प्रोफाइल हाई हो जाएगा, तो वो ऐसा नहीं होगा। आप मान लो किराए का घर किराए का होता है, आप उसमें रेंट पे करते रहेंगे, ज़्यादा करो वो, लेकिन आपका नहीं हो सकता है, ठीक है। आप उसको परचेस नहीं कर सकते। आप रेंट ज़्यादा पे करते रहेंगे तो आपकी सारी सैलरी रेंट में जाती रहेगी। और आप बहुत महंगी गाड़ियों का शौक रखते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि सैलरी बहुत कम है लेकिन उन्होंने घर रेंट पर बहुत ज़्यादा ले रखा है, बहुत ज़्यादा रेंट पे कर रहे हैं। उनको लगता है कि ज़्यादा रेंट पे करने से, एक बड़े घर में रहने से हमारा जो है प्रोफाइल अच्छा हो जाएगा। हाँ, दिखने में आपको लगता होगा कि आप अच्छे हो सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका कोई फ़ायदा नहीं है। शॉर्ट टर्म में आप कर रहे हैं, आप जब तक कमा रहे हैं तब तक रेंट पे कर रहे हैं। जिस दिन आपकी कमाई बंद हो जाएगी उस दिन आप ना रेंट दे पाएंगे ना खुद का घर खरीद पाएंगे। तो आपको क्या करना है, यदि आपकी सैलरी मिनिमम कम है, थोड़ी बहुत कम है, तो आप एक सस्ता घर रेंट पर ढूंढिए और ढूंढ करके आप उस घर में रेंट पर रहिए। जब आप वो देखेंगे कि आप रेंट में कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये बचाने लगे हैं हर महीने, तो वो आप अपने पैसे कहीं ना कहीं निवेश कर सकते हैं। तो उससे आपका प्रोफाइल, तो मानती हूँ कि थोड़ा सा लाइफ स्टाइल में थोड़ी कमी आ सकती है लेकिन आपका जो पैसा बचेगा ना, आप आगे जाके वही घर जो रेंट पे कर रहे थे ना, वही घर आप खुद अफोर्ड कर सकते हैं अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो। जैसे मान लो 20 से 25 हज़ार रेंट भर रहे हैं तो वहाँ पर आप कहीं 15 हज़ार का देख लीजिए। 25 हज़ार रेंट पे कर रहे हैं तो 15 हज़ार का घर आपने कहीं ले लिया, थोड़े टाउन एरिया में भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप भले ही अपनी लाइफ स्टाइल अच्छे से मेंटेन कीजिए लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी हैं उन पर ज़्यादा खर्च कीजिए। जैसे हमारी शिक्षा ज़रूरी है, हमारे लिए एक हेल्दी खाना ज़रूरी है, एक स्किल डेवलपमेंट ज़रूरी है, तो इन सारी चीज़ों पर फोकस करिए, ना कि आप लोगों को दिखावा करने में नई नई गाड़ियां डेली बदल रहे हैं। भले ही आप गाड़ियों की डाउन पेमेंट कर्जा लेकर कर रहे हैं और आप हर महीने इतना मतलब जो है आपने ईएमआई बना रखी है, अपने ऊपर के पैसा ही नहीं बच रहा है। तो ऐसे आदमी दिमाग टेंशन में बहुत आ जाता है आदमी का दिमाग। तो ऐसे करके यदि आप भी ऐसे खर्चे कर रहे हैं तो इनको आज से ही रोकिए और अपने पैसे को बचाइए। तो ये तरीका बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका बताया है मैंने आपको कि रेंट यदि आप ज़्यादा पे कर रहे हैं तो आप कम रेंट वाला घर लीजिए, वहाँ से पैसा बचाइए। और बहुत ज़्यादा गाड़ियों का शौक रखते हैं तो एक पुरानी सेकंड हैंड गाड़ी ले लीजिए, उससे आप अपना काम चलाइए और आप अपने पैसे को ज़रूर बचाइए। तो यदि आज यदि आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेंगे ना अपनी लाइफ के साथ में, तो आगे जाके आप बहुत खुश रहने वाले हैं। इस बात को आप हमेशा ध्यान में बिठा कर रखिएगा। तीसरी चीज़ यहाँ पर ये आती है कि जैसे बहुत से लोग ऑफिस जाते होंगे, उनके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, तो आपको घर ऐसी जगह लेना चाहिए जहाँ पर आपका ऑफिस नज़दीक हो और आपके बच्चे का स्कूल भी नज़दीक हो। अब वहाँ पर क्या होगा कि आपके ऑफिस जाने का भी डेली का पेट्रोल, अगर गाड़ी से जाते हैं तो पेट्रोल डीजल बचेगा आपका, और यदि आप ट्रांसपोर्ट से मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं तो वो किराया बच जाएगा। आप पैदल चलकर भी अपने ऑफिस जा सकते हैं। अगर बच्चों का स्कूल पास में रहेगा तो बच्चों का भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हर मंथ का बचेगा, तो वो आप कहीं ना कहीं अपनी बेसिक नीड में लगाओ या निवेश करो। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर आपको ध्यान ज़रूर देना चाहिए। इन चीज़ों पर जब आप ध्यान देने लगेंगे तो आपके पैसे ज़रूर बचने लगेंगे। अच्छा, एक पॉइंट मैं और बताती हूँ आपको, ये वीडियो का बोनस पॉइंट है
कि जब भी आपका मूड तनाव में हो या फिर आप खुद तनाव में हो, आपका मूड खराब हो, तो उसके लिए आप शॉपिंग वाले ऑप्शन को कभी नहीं चुनेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो थोड़े से तनाव में होते हैं तो वो शॉपिंग वाले ऑप्शन को चुनते हैं, वहां पर पैसा खर्च होता है। आप अपने मूड को ठीक करने के लिए आप अच्छा खाना बना सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए। घर में बना सकते हैं, कुछ भी अच्छी कुकिंग कर सकते हैं, आप अच्छी सी बुक्स पढ़ सकते हैं, आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे आपका मूड ठीक हो, जिसमें आपका पैसा ना खर्च हो। आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे यदि आप मान लो ओवर वेट हो गए हैं तो आप वेट कम करने के लिए भी कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। कुछ नहीं तो आप योगा कर सकते हैं, जिनको मतलब तनाव हो जाता है किसी कारण भी। घर में बहुत सारी ऐसी छोटी बड़ी बातें होती हैं जिनके कारण तनाव हो जाता है, तो आप अपना फिजिकल एक्टिविटी में ध्यान दीजिए, अपने स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए। जब आपको कोई स्किल आती है तो आप उसको बढ़ाने में लग जाइए। जब आप काम में लग जाते हैं तो वो तनाव खुद ब खुद दूर हो जाता है। ना कि ये मतलब ऐसा ऑप्शन चुने आप जिसमें पैसा खर्च हो, आप बाहर जाके शॉपिंग करें, ऑनलाइन शॉपिंग करें। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनका मूड खराब होगा तो उनको लगता है कि शॉपिंग करने से ही मूड सही होगा। शॉपिंग करने से मूड तो आपका सही हो जाएगा, लेकिन आपके एक महीने का बजट बिगड़ जाएगा और आपका बहुत सारा पैसा खर्च हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।